नमस्कार। तो पिछली वीडियो में अपन ने देख लिया था कि किस तरह डेमन ने वापस लूक का मौत का बदला ले लिया। इस वीडियो में बात करेंगे ब्लैक्स यानी कि डेमन ने रिवरलैंड्स ट्राइडेंट इस तरह कैसे लड़ाइयाँ शुरू कर दी और किंग्स लैंडिंग में ग्रीन्स क्या कर रहे थे। तो वीडियो को करते हैं शुरू फुल सीजन 2 के स्पॉयलर्स के साथ में। डांस ऑफ ड्रैगन का युद्ध अब एक अलग ही स्टेज में आ गया था। स्टॉर्मलैंड्स के वहाँ पर लुकेरस की डेथ होना और रेड कीप के अंदर किंग एगोन के लड़के जेरस को मार डालना, इन दोनों ने ब्लैक्स और ग्रीन्स दोनों ग्रुप्स के अंदर आग भड़का दी थी। अब इतनी देर से जो डांस ऑफ ड्रैगन सिर्फ रेवेंस के थ्रू चल रहा था, लॉर्ड्स का सपोर्ट ले रहे थे और बस बोल के धमकियां दे रहे थे, अब वो धीरे धीरे लड़ाइयों में तब्दील होना शुरू हुआ। पूरे वेस्टरोस में लॉर्ड्स अपने बैनर्स को बुलाने लगे और अपनी अपनी आर्मी इकट्ठी करके ग्रीन्स या फिर ब्लैक्स जिसको वो सपोर्ट करते उस तरफ वो जाने लगे। रिवरलैंड्स ट्राइडेंट की तरफ हेरन हॉल के अंदर डेमन का बेस कैंप था और जो भी ब्लैक्स के लोग इनको सपोर्ट करते थे वो सब इसको ज्वाइन करने यहाँ पे पहुँच रहे थे। रेवेंट्री के वहाँ पर जहाँ पर कि उसके हाउस के हेड सैमुएल ब्लैकवुड थे, उन्होंने भी अपने स्ट्रॉन्ग सोल्जर्स की आर्मी इकट्ठा की और हेरन हॉल की तरफ निकल पड़े। हाउस ब्लैकवुड और हाउस ब्रेकन जो कि ग्रीन्स को सपोर्ट कर रहे और ब्लैकवुड ब्लैक्स की तरफ है। इनका जो हेड होता है सैमुएल ब्लैकवुड, ये जब अपनी आर्मी लेके हेरन हॉल की तरफ आ रहा होता है, जब ये देखता है कि बीच रास्ते में ब्रेकेंस के खेत वगैरह उनकी जगह आती है तो ये उन सबको जलाना शुरू कर देता है। ब्रेकेंस के जितने भी गांव होते हैं वहाँ पर ये तबाही करना शुरू कर देते हैं, घरों को आग लगा देते हैं, वहाँ पे जो शिप्स केटल्स होती है उनको भी मारना शुरू कर देते हैं। और वैसे ये जो सैमुएल ब्लैकवुड है, इसका हाउस ओल्ड गॉड्स को मानता होता है। पूरे रिवरलैंड्स की साइड में जहाँ पर ज़्यादातर हाउस नए भगवान को मानना शुरू कर देते, फेथ ऑफ सेवन को, वहीं पर ये अभी भी ओल्ड गॉड्स को मानते होते हैं। तो इनको बस मौका मिल जाता है, वॉर भी चल रहा है, तो ब्रेकेंस के वहाँ पे जितने भी सेप्ट्स होते हैं, ब्रेकेंस तो नए भगवान को मानते हैं, तो उनके सेप्टों को तोड़ना शुरू कर देते हैं और उन्हें भी आग लगा देते हैं। ब्लैकवुड हाउस और ब्रेकन हाउस ये दोनों पुराने टाइम से एक दूसरे के रिवाइवल है, यानी कि एक दूसरे को पसंद नहीं करते और हमेशा से एनिमी रहे। अब बस एक हाउस ग्रीन्स की तरफ है, दूसरा ब्लैक्स की तरफ, तो बस इनको लड़ने का मौका मिल गया। तो ब्लैकवुड हाउस ने ब्रेकन के ऊपर अटैक कर दिया और उसके गाँवों को जलाना शुरू कर दिया। अब हाउस ब्रेकेंस ने भी अपनी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी इकट्ठा करना शुरू की, लेकिन सैमुएल ब्लैकवुड उन विलेजेस को जलाता जलाता अचानक से इनके पास में आ जाता है और इनकी जो आर्मी होती है इसके ऊपर सरप्राइज अटैक कर देता है। ब्रेकन ने अपनी आर्मी तो इकट्ठी कर दी थी, लेकिन ये रिवर साइड मिल एक जगह है जहाँ पर अभी कैंप लगा रखा था, तो यहीं पर सैमुएल ब्लैकवुड ने इनके ऊपर अचानक से हमला किया है। मिल के यहाँ पर कई घंटों तक लड़ाई चलती है इन दोनों हाउसेस के आर्मीज के बीच में। पूरे मिल को आग लगा दिया जाता है, कई लोग मरते हैं। वहाँ पर भले ही वो एक सरप्राइज अटैक हो, लेकिन ब्रेकेंस की तरफ से भी एक तगड़ा वॉर आ रहा था। हाउस ब्रेकन की आर्मी सर एमोस ब्रेकन लीड कर रहे थे। ये अपनी आर्मी हाउस ब्रेकन के ऑफिशियल किले हेडस्टोन से लेके आए थे। कुछ देर तक लड़ने के बाद में सर एमोस ब्रेकन और सैमुएल ब्लैकवुड इन दोनों का आमना सामना हो जाता है फाइट के अंदर। इन दोनों की कॉम्बैक्ट बड़ी ही छोटी चली। सर एमोस ब्रेकन ने इस सैमुएल ब्लैकवुड को केवल एक बार में काट डाला, लेकिन हाउस ब्रेकन जब तक सैमुएल ब्लैकवुड के मारने की खुशियां मनाता, उससे पहले इनके हेड भी मर गए। यानी कि सर एमोस ब्रेकन के किसी ने आँख के अंदर एक तीर मार दिया, जिसने उनकी खोपड़ी को भी पार कर दिया और इससे उनकी डेथ हो गई। अब ये तीर किसने चलाया था? जिसने कि हाउस ब्रेकन के हेड सर एमोस ब्रेकन के सिर को पार कर दिया और उनकी डेथ कर दी। कहा जाता है ये तीर सैमुएल ब्लैकवुड की एक 16 साल की छोटी बहन होती है, जिसका नाम होता है एलिसन, उसने चलाया। हिस्ट्री में इसको आगे जाकर ब्लैक एले के नाम से जाना गया। दोनों ही तरफ के मैन हेड मर चुके थे। सैमुएल ब्लैकवुड मर चुके थे और सर एमोस ब्रेकन भी मर चुके थे। ये डांस ऑफ ड्रैगन के युद्ध की ऑफिशियली पहली लड़ाई थी, जिसको बर्निंग ऑफ मिल के नाम से जाना गया। इसके बाद में इनकी फाइट थोड़ी सी देरी और चली। हाउस ब्रेकन के सिपाही अब हारने लगे और वे अब मैदान छोड़ के भागने लगे। सर एमोस ब्रेकन तो मर चुके हैं, लेकिन उनके एक भाई होता है जिसका नाम होता है रेलोन रिवर। रिवर नाम में है, मतलब कि एक बास्टर्ड होता है। ये बची खुची सेना को इकट्ठा करता है हाउस ब्रेकन की और वापस अपने घर हेडस्टोन लेके चलता है। रेलोन रिवर और बाकी बच्चे खुचे हाउस ब्रेकन के सिपाही वापस अपने घर यानी कि हेडस्टोन पहुंचते तो यहाँ पर तो कुछ अलग ही चल रहा था।
यहाँ पे डेमन टारगेरियन अपना कैरेक्सस लेके हवा में घूम रहा था और उसकी जो भी आर्मी थी जो कि हेरेनोल आसपास से पहुँच गई थी, वो सारे सिपाही यहाँ पे आ गए थे और इस किले को अपने कब्जे में ले लिया था। डेमन के साथ में पाइपर्स, फ्रेज, डेरे, रूट्स, कई सारे सोल्जर्स आए थे और नाइट्स थे जिन्होंने इस पूरे किले को कब्जा लिया और डेमन और उसका कैरेक्टर्स भी यहीं पे था। शायद डेमन और इसकी आर्मी तभी आ गई थी जब हाउस ब्रेकन के लोग एमएस के साथ में लड़ने के लिए गए थे ब्लैकवुड से। इधर पीछे से डेमन की आर्मी ने आकर स्टोन हेज का ये किला जीत लिया। अभी फिलहाल यहाँ पर इस किले में हम्फ्रे ब्रेकन होते जो कि इस रेनोल रिवर और सर एमोस के पिता थे। काफ़ी बुढ़ा हो चुका था ये आदमी। लॉर्ड हम्फ्रे ब्रेकन के साथ में उनके कुछ बच्चे, उनकी तीसरी बीवी और एक पैरामर भी होती है। पैरामर यानी कि एक होड़ तो नहीं होती है जो कि परिवार के साथ में रहती है लेकिन उसके साथ में शादी भी नहीं करते। डोन की साइड में वैसे इस टाइप के पैरामर्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल रिवरलैंड्स के अंदर इस हम्फ्रे ब्रेकन बुढ़े आदमी के साथ में भी एक होती है। अब रेनोल रिवर के पास में थोड़ी बहुत आर्मी तो होती है जो हाउस ब्रेकन की बच्ची खुची होती है, वो वापस यहाँ पर हेड स्टोन लेके आया होता है। लेकिन ये जब देखता है कि डेमन और इसकी आर्मी ने पूरा किला कब्जा रखा है और यहाँ के जितने भी इसके फैमिली वाले लोग हैं सारों को बंदी बना रखा है, तो फिर ये भी अपने घुटने टेक देता है। इसी के साथ में हाउस ब्रेकन टूट गया और अब वो हार चुका था। रिवरलैंड्स की तरफ से शायद ये आखिरी हाउस था जो कि डेमन के सामने आंख उठाकर देख रहा था और एगोन को सपोर्ट कर रहा था। बाकी सारे हाउसेस यहाँ के आसपास के सारे लीज लॉर्ड्स सब के सब ब्लैक्स को सपोर्ट कर रहे थे। अब ये बर्निंग ऑफ मिल और स्टोन हेज के किले के ऊपर अचानक से हमला करना, ये सारा डेमन के प्लान के अंदर पहले से था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रिवरलैंड्स की साइड इसके अंडर में जितने भी हाउसेज है उनमें से कोई भी हाउस एगोन को सपोर्ट करे। अब हमें यूँ नहीं समझना चाहिए कि ग्रीन्स की काउंसिल के लोग ऐसे ही बैठे हुए थे और इन्होंने कुछ भी नहीं किया। इनकी तरफ से भी सर ओटो हमेशा बिजी रहता था, वो कई सारे लॉर्ड्स को लेटर भेजता रहता था। इसने गोल्ड का इंतज़ाम तो बहुत पहले से कर रखा था। विसेस के मरने के साथ में यहाँ का जितना रॉयल ट्रेजर होता है उसके 4 भाग करता है। एक ओल्ड टाउन भेज देता है, दूसरा लेनिस्टर्स के पास में भेज देता है कास्टेली रॉक, और तीसरा पार्ट सेफ कीपिंग के लिए आयरन बैंक ऑफ ब्रावोस के अंदर भेज देता है। चौथा पार्ट अभी यहीं किंग्स लैंडिंग में होता है, तो ये इस पार्ट का यूज़ करके एसोस के अंदर लेटर भेज रहा होता है और वहाँ से सेल सोर्ट को ख़रीदने की बात कर रहा था, यानी कि वो लोग जो पैसे लेके लड़ते हैं। अभी ओटो का प्राइम फोकस 2 ही चीज़ों के ऊपर था। एक तो किंग्स लैंडिंग को ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ करना, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सोल्जर्स को यहाँ पे इकट्ठा करना और इसकी दीवारों को मरम्मत कराना, जिससे कि ब्लैक्स की आर्मी आकर अगर किंग्स लैंडिंग के ऊपर अटैक करे तो वो इसको जीत नहीं पाए और ये सिटी अपना डिफेंड कर सके। दूसरा इसका प्राइम फोकस था कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉर्ड्स को अपनी तरफ मिला दो। उससे क्या होगा कि धीरे धीरे ब्लैक्स जब देखेंगे कि सारे लॉर्ड्स तो इनकी साइड है तो वो वैसे ही घुटने टेक देंगे, और अगर नहीं टेकेंगे तो फिर इसके पास में आर्मी तो होगी। तो इसलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा लॉर्ड्स को अपनी साइड करने की कोशिश कर रहा होता है, लेटर्स भेज रहा होता है हर जगह। नॉर्थ, एरे, रिवरलैंड्स जिस साइड के हाउसेस अभी ब्लैक्स की तरफ थे, इनकी तरफ भी पहले ग्रैंड मास्टर ऑरवेल ने लेटर भेजे थे और बोला था कि हमारी तरफ ग्रीन्स की तरफ आ जाओ, लेकिन उन हाउसेस की तरफ तो पहले ही जैक चला गया है, तो जैक ने उनको अपनी साइड कर दिया, तो वो इनकी साइड नहीं आते अब। इस पर ओटो हाईटावर वापस उन हाउसेस को खुद अपने हाथों से लेटर लिख के भेजता है। ये सोचता है कि शायद ग्रैंड मास्टर को सही से लिखने नहीं आता है और ऑफर्स देना नहीं आता है। इस पर विंटरफेल, एरे, फेयर आइसले, रिवर रन, गर्ल टाउन, वाइट हार्बर और भी बहुत सारे हाउस होते हैं जहाँ पर ये वापस लेटर लिख के भेजता है। किंग्स लैंडिंग और यहाँ के आसपास के छोटे मोटे वेसल लॉर्ड्स, यानी कि क्राउन लैंड्स के छोटे मोटे लॉर्ड्स, इन सब के लिए तो ये क्या करता है कि अपने जो चुनिंदा सिपाही होते हैं उन सबको रात को भेजता है और बोलता है कि रातों रात उन लॉर्ड्स को उठा के लेके आओ यहाँ पर किंग्स लैंडिंग में। यहाँ पे आने के बाद में अगले दिन सुबह ये कई सारों को शपथ दिलवाता है कि तुम एगोन सेकंड की तरफ हो। सर ओटो हाईटावर के लेटर्स ठेठ डॉन तक पहुँच जाते हैं। वहाँ के प्रिंस होते कोरेन मार्टेल, उनको भी ये ऑफर देता है कि तुम यहाँ पर हमारी साइड ले लो और तुम्हारा वो पुराना वाला दुश्मन जिसके साथ में तुम स्टेप स्टोन्स के अंदर लड़े थे, डेमन, उसी के खिलाफ लड़ना है बस। इसके बदले हम तुम्हें बहुत सारा गोल्ड वगैरह चीज़ें देंगे और भी बहुत सारी चीज़ें देंगे। इस पर प्रिंस कोरेन मार्टेल इनको रिप्लाई देता है कि डॉन इससे पहले भी कई बार ड्रैगन से लड़ चुका है और स्टेप स्टोन्स के अंदर हम डेमन के साथ में लड़े थे,
इसका मतलब ये नहीं कि हम तुम्हारी हेल्प करने वहाँ पर पहुँच जाएंगे। और मुझे और मेरी सैनिकों को तुम्हारे घर के लड़ाइयों के लिए नहीं मरना है। हमारा तुम्हारे किंगडम से क्या लेना देना, खुद की लड़ाई खुद लड़ो। अब ओटो हाईटावर बाकी सारे लॉर्ड्स को भी इसी तरह अप्रोच कर रहा होता है, लेकिन प्रिंस एगोन सेकंड टारगेरियन, जो कि वेस्टरोस का भी राजा बना हुआ है, वो अपना पेशेंस खोता जा रहा होता है। उसको लग रहा होता है कि ये सारे जो ओटो अटेम्प्ट्स कर रहा है ये सब फालतू है, हमें असल में लड़ना चाहिए। उधर वो डेमन एक के बाद में एक कई सारी जगह जीतता जा रहा है और यहाँ पर हम शांति से बैठे हुए हैं। अब ऐसे ही एक दिन एगोन सेकंड टारगेरियन गुस्से गुस्से में टावर ऑफ हैंड के अंदर आता है, यानी कि ओटो हाईटावर जहाँ पर रहता है इसके चैम्बर में आता है। लेकिन यहाँ पर आके देखता है ओटो अभी भी किसी एक लॉर्ड को लेटर लिख रहा होता है, तो अब इसका गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है और ये वहाँ पर एक शाही की डिब्बी पड़ी हुई होती है, उसको लेकर ओटो की गोद में फेंक देता है और सारी इंक ढोल के बोलता है, थ्रोन को जीतने के लिए तलवारों की ज़रूरत पड़ती है, इंक बहने से कुछ नहीं होने वाला, हमें भी खून बहाना होगा। जब से डेमन टारगेरियन ने हेरेनोल को जीत लिया, तब से किंग एगोन सेकंड टारगेरियन खुद को दबा हुआ महसूस कर रहा था और ये तो कब से सोच रहा था कि हेरेनोल और यहाँ के आसपास की जगह हमारे ही साइड है, क्योंकि होनी भी चाहिए, लैरेस्टोंग इनकी साइड है इसलिए। लेकिन अचानक से डेमन आता है और इनके हाथ से वो जगह छीन के ले जाता है। अब तक तो एगोन सेकंड टारगेरियन को भी यूँ लग रहा था कि रेनिरा का क्लेम तो ऐसे ही है, उसकी साइड में कौन है और वो वैसे भी नहीं जीतने वाले। लेकिन जैसे ही डेमन ने हेरेनोल को जीता तो ये निराश हो गया और इसे कहीं न कहीं खुद का क्लेम और खुद की टीम कमज़ोर लगने लगी। अब डेमन ने हेरेनोल को जीत लिया, इस बात को तो जैसे तैसे कर इसने पचा लिया। लेकिन इसके बाद में थोड़े दिनों के बाद में इसको खबर आ जाती है बर्निंग ऑफ मिल की, जहाँ पर कि इसके सपोर्टर्स वापस हार जाते हैं और इसके बाद में हेडस्टोन का किला धराशायी हो जाता है डेमन के सामने। तो ये एक के बाद में एक ऐसी खबरें आ रही थी जिससे एगोन गुस्सा हो रहा था और लग रहा था कि ये हार रहे हैं। अब जब रिवरलैंड्स और ट्राइडेंट की तरफ से एगोन सेकंड के लिए ख़राब खबरें आनी रुकी, तो रीच की तरफ से कई रेवेंस आना शुरू हो गए। वैसे तो रीच की साइड में ग्रीन्स बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हाईटावर्स एक स्ट्रॉन्ग हाउस है जो कि इनको सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा ओल्ड टाउन और आर्बर, जिनके पास में भी एक स्ट्रॉन्ग आर्मी है, वो भी ग्रीन्स के साथ में है। लेकिन यहाँ के कई सारे छोटे मोटे लॉर्ड्स होते हैं, वो रेनिरा की साइड लेना शुरू हो जाते हैं और उन्होंने किंग्स लैंडिंग रेवेंस लिख के भेज दिए कि हम तो आपकी तरफ नहीं है, हम ब्लैक्स की तरफ हैं। ऐसे रेवेंस भेजने वाले कई सारे लॉर्ड्स हैं। इनमें से कुछ लॉर्ड ये लोग हैं: लॉर्ड कोस्टेना ऑफ थ्री टावर्स, लॉर्ड मुल्डर ऑफ अपलैंड्स, लॉर्ड टार्ली ऑफ हॉर्न हिल, लॉर्ड रोवन ऑफ गोल्डन ग्रोव और भी कुछ एक लॉर्ड्स। अब ये सारे लॉर्ड्स तो केवल यही डिक्लेयर कर रहे थे कि हम रेनिरा की साइड में हैं। इनके अलावा एक और लॉर्ड था जो कि सबसे ज़्यादा आवाज़ कर रहा था ग्रीन्स के खिलाफ और बोल रहा था कि मेरे पिताजी को छोड़ो। वो था एलिसन बीसबेरी, लाइमन बीसबेरी का लड़का। अब वैसे तो लाइमन बीसबेरी मर चुका है, इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। अभी भी लोग सोच रहे हैं कि वो कहीं न कहीं या तो जेल के अंदर बंद है या फिर उसको नज़रबंद कर रखा है, लेकिन उसके मरने की खबर किसी को भी पता नहीं चली। तो ये जो एलिसन बीसबेरी होता है रीच की साइड में, ये यही बोल रहा होता है कि मेरे जो पिताजी है उनको छोड़ दो। अब वैसे तो रीच के लॉर्ड टायरल्स होते हैं और इनके जो लीज लॉर्ड्स हैं इनकी परमिशन से जाने चाहिए थे कि ब्लैक्स की तरफ जा रहे हो या फिर ग्रीन्स की तरफ, लेकिन ये सारे लोग अपनी मर्जी से अपनी अपनी साइड चूज़ करना शुरू कर देते हैं। और इस चीज़ का वैसे एक कारण होता है कि जो लॉर्ड टायरल होता है वो भी काफ़ी छोटा होता है, उसकी जगह पर उसकी माँ चला रही होती है। तो इसलिए ये रीच वाले लॉर्ड्स अपने अपने अकॉर्डिंग अपनी साइड चूज़ करना शुरू कर देते हैं और कई सारे ब्लैक्स की तरफ हो जाते हैं। लॉर्ड ऑफ रीच की जो माँ होती है वो सोचती है कि यार आधे इस साइड जा रहे हैं आधे उस साइड जा रहे हैं। वो बोलती है कि हम किसी की साइड नहीं रहेंगे और हम न्यूट्रल रहेंगे इस वॉर के अंदर। अब लॉर्ड टायरल भी ग्रीन्स की साइड लेने से मना कर देते हैं, तो ओटो हाईटावर एक लेटर भेजता है ओल्ड टाउन। ओटो के भाई का बेटा यानी कि ओरमंड हाईटावर चला रहा होता है, तो वो उसको बोलता है कि ये रीच में जो भी सारे लोग ब्लैक्स की तरफ कह रहे हैं इनके पास में जाओ और ये सारे रेबिलियन ख़त्म करो। एगोन सेकंड टारगेरियन पहले से गुस्से में होता है कि डेमन टारगेरियन इधर जीत रहा है, रीच की साइड में भी अब उसके लिए रेबिलियन स्टार्ट हो गए, तो फिर बस करने लायक तो इसके पास में कुछ काम होता नहीं है, दारू पीता है और बस गुस्सा करता है। अब ये सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म ही नहीं हुई थी कि एगोन सेकंड के लिए और दूसरी जगहों से लेटर्स आने शुरू हो गए। द वेल, विंटरफेल, वाइट आर्बर, रिवरलैंड्स, ब्लैकवुड, बाकी सारे रिवरलैंड्स के हाउस सारे के सारे अब डेमन की साइड में आ गए। तो एक तरह से देख लो तो जो किंग्स लैंडिंग के सामने वाला एरिया है नॉर्थ की तरफ, वो सारे के सारे हाउसेस अब डेमन की तरफ होने लग गए, मेजॉरिटी ऑफ हाउसेस।
अब ये सारी चीज़ें एगोन को परेशान कर रही थी। इसके अलावा जब उसको पता चला कि कोलोस वोलेरियन और उसकी सारी फ्लीट्स ने गुलेट का एरिया कवर कर लिया है और यहाँ से किंग्स लैंडिंग का एक भी जहाज उसके सामने से निकल जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इससे किंग्स लैंडिंग और यहाँ के व्यापारियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। इस चीज़ से परेशान होकर वो व्यापारी हर रोज़ सुबह आकर एगोन के सामने अपने दुखड़ा गाते थे और बोलते थे कि हमारे शिप्स का कुछ न कुछ करो। अब इनकी कंप्लेंट सुनकर चाहकर भी एगोन कुछ नहीं कर पा रहा था। वो ओटो को आकर केवल बोलता, कुछ तो करो यार, इन सब की कंप्लेंट सुन सुन के अब मैं परेशान हो चुका हूँ, हमें भी कुछ न कुछ कदम उठाना चाहिए। ओटो बोलता है, इसके लिए मैं कुछ न कुछ ज़रूर करता हूँ। अब कोलोस वोलेरियन की फ्लीट्स को टक्कर देते हुए इतनी सारी फ्लीट्स और इतनी स्ट्रॉन्ग फ्लीट्स तो ग्रीन्स के पास में नहीं थी, इसीलिए ओटो कोलोरस का कोई और तोड़ निकालने की सोच रहा था। प्रिंस डेमन टारगेरियन, जो कि ब्लैक्स की तरफ से सबसे आगे पंक्ति पर लड़ रहा था और प्रूव कर रहा था खुद को कि मैं ब्लैक्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट हूँ। लेकिन ओटो को लगा शायद यही इंपॉर्टेंट बंदा, भले ही कितना ब्लैक्स के लिए स्ट्रॉन्ग आदमी हो, लेकिन वीकनेस भी ब्लैक्स की यही आदमी है। प्रिंस डेमन टारगेरियन को चाहने वाले जितने लोग थे उतने इसको नापसंद करने वाले भी। इसके दुश्मन वेस्ट्रोस को तो छोड़ो, एसोस तक फैले हुए थे। डेमन और कोलोरस ने जो बहुत पहले स्टेपस्टोन्स के ऊपर वार किए थे, उसकी वजह से जो ट्राई किए गए लोग थे वो लोग इनको अभी भी पसंद नहीं करते थे। इसीलिए ओटो हाईटावर ने उन 3 डॉटर्स को भी लेटर्स भेजे। पहले तो ओटो कोशिश कर रहा था कि वेस्ट्रोस में इसको कई फ्लीट्स मिल जाए, जैसे कि डेल्टन ग्रेजवे, पाइक, ओल्ड टाउन। इनकी फ्लीट्स अगर इसको मिल जाती तो ये सारी कंबाइन होकर रॉयल फ्लीट्स के साथ में कोलोस वोलेरियन का तोड़ निकाल लेती। लेकिन डेल्टन ग्रेजवे और पाइक इसकी तरफ आने से मना कर देते हैं। इसीलिए ओटो हाईटावर का फोकस अब एसोस के अंदर उन 3 सिटीज़ के ऊपर जाता है, लेस, मेयर, टायरोश। अब इन तीनों सिटीज़ की फ्लीट्स अगर एक साथ में मिलकर यहाँ पर ओटो की तरफ से लड़ने के लिए आ जाए तो ये तो कोलोस वोलेरियन के लिए मोर देन इनफ हो जाएगी। और फिर जो कोलोस वोलेरियन ने गुलेट के अंदर बना रखा है एक शिप का ब्लॉकेज, उसको तोड़ सकते हैं और व्यापार वापस से हो सकता है। इसलिए ओटो जो लेटर्स लिखता है उसमें यूँ लिखता है कि ये जो कोलोस वोलेरियन ने ब्लॉकेज कर रखा है समुद्री मार्ग का, अगर आपकी फ्लीट्स आ जाएगी तो हम इसको तोड़ देंगे और उसके बाद में हम दोनों सिटीज़ को फ़ायदा होगा, व्यापार वापस से कंटिन्यू हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप हमारी हेल्प करोगे तो आप तीनों सिटीज़ के लिए जो व्यापार का टैक्स लगता है व्यापारियों का, वो भी हम कम कर देंगे और कई सारा गोल्ड देंगे। इसके अलावा जो स्टेपस्टोन्स की जगह है जिसके लिए आपने एक बार डेमन से लड़ाई की थी, वो भी हम परमानेंटली आपको दे देंगे। अब वैसे तो ओटो हाईटावर के ये ऑफर्स काफ़ी ज़्यादा मधुर थे, लेकिन उन 3 डॉटर्स की तरफ से कोई भी जल्दी से रेस्पॉन्स नहीं आया। अब ये जो ओटो हाईटावर स्टेपस्टोन्स 3 डॉटर्स को देने की बात कर रहा है, आयरनथ्रोन ने कभी भी उस स्टेपस्टोन्स को अपना पार्ट माना ही नहीं और हमेशा से उसको एसोस का पार्ट माना था। लेकिन यहाँ पर उनको लालच देने के लिए ओटो ऐसा बोलता है। अब उन 3 डॉटर्स यानी कि उन तीनों सिटीज़ टायरोश, लेस, मेयर, इन तीनों को कोई एक राजा नहीं चलाता था। यहाँ पर एक काउंसिल होती थी जिसके अंदर 33 मैजिस्टर्स बैठते थे, हर एक सिटी के 11 मैजिस्टर्स। तो सबकी अपनी अपनी डिफरेंट थिंकिंग होती है, वहाँ पर डिबेट्स वगैरह चलती है और कोई भी यूँ डिसाइड नहीं कर पाता इतना जल्दी कि हमको इनकी साइड जाना चाहिए या फिर नहीं। वोटिंग वगैरह चलती रहती है, लेकिन हमको वहाँ पर जाना चाहिए या फिर नहीं ये अभी तक फिक्स नहीं होता है। 3 डॉटर्स यानी कि इन 3 सिटीज़ के बारे में एक कहावत है, एक रथ है जिसके ऊपर 33 घोड़े लगे हुए हैं और वो 33 घोड़े हर एक अलग अलग डायरेक्शन में लगे हुए और अलग अलग डायरेक्शन में खींचते उस रथ को। तो अब तुम ही सोच लो वो रथ किस साइड जाएगा। और कुछ लोग तो हिस्ट्री में यूँ भी बोलते हैं कि ओटो का लेटर जब यहाँ पर पहुँचा था तब यहाँ पर सेशन ही नहीं चल रहा था, मतलब कि इनकी काउंसिल्स हो ही नहीं रही थी। अब 3 डॉटर्स की तरफ से कोई भी रेस्पॉन्स नहीं आया। हेरानोल और बाकी सारी नॉर्थ की साइड में ब्लैक्स ज़्यादा डोमिनेंट हो रहे हैं, रिच की साइड में कई सारे रेबिलियन खड़े हो गए और किंग्स लैंडिंग का जो व्यापार है वो सारा ठप पड़ा हुआ है और बाहर की साइड में कोलोस वोलेरियन ने बिल्कुल ब्लॉकेज कर रखा है शिप्स का। तो ये सारी चीज़ें अब बहुत ज़्यादा हो जाती है और एगोन सेकेंड का पेशेंस ख़त्म हो जाता है। वो सीधा अपनी माँ एलिसेंट हाईटावर के पास में जाता है और उसको बोलता है कि सर ओटो को कुछ बताओ यार, ये कुछ भी नहीं कर रहे, हम हार जाएंगे ऐसे तो। लेकिन यहाँ पर एलिसेंट हाईटावर उल्टा ओटो को डिफेंड करती है और बोलती है कि वो जो भी कर रहा है सही कर रहा है, तुम शांति से अपने थ्रोन के ऊपर बैठे रहो। अब एगोन का गुस्सा कुछ ज़्यादा ही हो जाता है, वो इन सब चीज़ों से परेशान हो जाता है। वो अपने थ्रोन रूम के अंदर जाता है और आयरन थ्रोन के ऊपर बैठ जाता है। वो सर ओटो हाईटावर को बुलाता है और बोलता है,
अब हमने काफ़ी सारे लेटर्स लिख दिए हैं। अब से मेरा एक नया हैंड होगा जो कि एक स्टील की बनी हुई मुट्ठी होगी, और जो भी हमारे सामने खड़ा होएगा उसके ऊपर मैं उसी को मारूंगा। तो वीडियो को यहीं पे रोकते हैं। वो क्या कि मुझे ब्लैक एले यानी कि एलिसन के पास में जाना है। जैरस की पत्नी नहीं, वो वाली जिसने सर एमोस को आज के वॉर के अंदर एक तीर से मार डाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।